हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन बॉडीज व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब हम बॉडीज को रब करते हैं विद ईच अदर तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाए बॉडीज पे, तो उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, अगर ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाए, द ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड while the silk becomes negatively charged। ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और सिल्क पे कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज इज समथिंग दैट अ बॉडी अटेन्स। चार्ज एक ऐसी चीज होती है जिसको कोई बॉडी कब अटेन करती है? व्हेन इट लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स, जब वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या फिर गेन करे। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। जो भी चार्ज का फ्लो करने का रेट होगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पेयर। इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर होती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड लूप और पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज लूप या फिर क्लोज पाथ होगा। विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का नेटवर्क फॉर्म करता है। वेयर इलेक्ट्रिक करंट इज एबल टू फ्लो, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के एबल होगा। दिस पाथ इज मेड यूजिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। और ये जो क्लोज लूप और पाथ हमने पढ़ा ना, ये किसको यूज करके बनाया जाता है? इलेक्ट्रिक वायर, स्विच होगा इसमें, सेल होगा, बैटरी एटसेट्रा। इन सब चीज़ों से हम क्या बनाते हैं? एक क्लोज लूप बनाते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय, इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा किसके द्वारा? बाय इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पर यूनिट टाइम। जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पर यूनिट टाइम में वर्क करेगा उसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक पावर बोल देंगे। इसका क्या मतलब है? P इज इक्वल टू W, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसके SI यूनिट्स क्या हैं? वॉट। और 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। अ लाइट बल्ब कंज्यूम्स 100 वॉट ऑफ पावर। जो लाइट बल्ब है वो क्या कंज्यूम कर रहा है? 100 वॉट की पावर को कंज्यूम कर रहा है। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम इन 1 आवर? तो 1 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? पावर हमारे पास गिवन है 100 वॉट, टाइम हमारे पास गिवन है 1 आवर, उसको हमने सेकंड्स में कर लेना है कन्वर्ट। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला पढ़ा W/T। यहाँ पे हमने W फाइंड आउट करना है, तो ये बन गया P इंटू T। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है 100, इसकी आगे 100 वॉट और इसकी आगे 3600 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड्स में चेंज हो गया है। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ की अगर हमारे पास पावर निकालनी है तो वर्क डन और टाइम गिवन होगा। यहाँ पे हमने W निकालना था तो P इंटू T हमें गिवन था, तो हमने वो मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ हीट इन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। An electric bulb, electric fuse and heater used, food cooking or room heater, etc. are the examples of heating effect of current। ये सब जो है वो heating effect of current के examples हैं। Next हम पढ़ लेते हैं electric bulb is a device which converts electrical energy into light and heat energy। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन्स अ टाइनी वायर इनसाइड द ग्लास कवर विच इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है बल्ब में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन्स अ टाइनी वायर, एक टाइनी वायर होगी बल्ब में, इनसाइड द ग्लास कवर, ग्लास कवर के अंदर, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन से बना होता है हमारा फिलामेंट। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। It prevents from electric fires or damage to electrical appliances। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो किस चीज़ से बचाता है, जो भी इलेक्ट्रिक फायर्स लग जाते हैं मतलब है ना, या फिर डैमेज हो जाता है हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो उससे बचाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन वायर प्लेटेड कॉपर, जिसमें कॉपर प्लेटिंग की होती है, वैसी थिन वायर होगी, शॉर्ट लेंथ की होगी, एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। और इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा। वी शुड नॉट यूज अ थिक वायर एज अ फ्यूज वायर। हम थिक वायर यहाँ पे नहीं यूज कर सकते बिकॉज इट विल हैव अ लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका लो रेजिस्टेंस हो सकता है। अब हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है हमारा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड्स। जब भी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से पास होगा, कंडक्टिंग लिक्विड से, देन केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, तो केमिकल चेंजेस वहाँ पे टेक प्लेस करेंगे। देन दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, जब भी कंडक्टिंग लिक्विड्स होंगे उनके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो केमिकल चेंजेस होंगे वहाँ पे, तो उसी को हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिक्विड होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्ट इन वाटर इज एन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्ट का वाटर में, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोड इज अ सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रोड जो होता है सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स समथिंग, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एंटर करता है या फिर लीव करता है किसी चीज को, लाइक अ ड्राई सेल और एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। ठीक है, द केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय passing an electric current
थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन है कि जो केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस होती है ये कब प्रोड्यूस होती है, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस होगी उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मैटर ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें थिन लेयर हमने क्या करनी है ऑफ डिजायर्ड मेटल ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट। किसी मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिजायर्ड मेटल की थिन लेयर हमने क्या करनी है, डिपॉजिट करनी है। और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोसेस होता है विच इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज किया जाता है फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल ऑब्जेक्ट्स को कोट करने के लिए, और जो थिन लेयर होगी वो भी डिफरेंट मेटल्स की होगी। सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही सेल जो है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट में क्या पढ़ा था हमने? अभी चेक करते हैं। हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो डिवाइस है जो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, ये याद रखना है। और यहाँ पे आ गया कि सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सेल की ही डेफिनेशन कर लेते हैं। सेल क्या होता है हमारे पास? सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दीज आर ऑफ टू काइंड्स। अब ये सेल जो है वो दो काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सेल्स और सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? In this type of cells, the chemical energy is converted into electrical energy. जो chemical energy है वो किस में convert हो जाती है? Electrical energy. But the chemical reactions occurring are irreversible. पर जो chemical reactions होते हैं वो irreversible होते हैं। Secondary cells are those cells in which it is possible to restore electrical energy from the chemicals present in the cell. अब सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होंगे जिनमें ये पॉसिबल होगा कि हम रिस्टोर कर सकें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम द केमिकल्स प्रेजेंट इन द सेल। जो भी केमिकल्स सेल में प्रेजेंट होंगे उनमें से। सोलर बैटरीज क्या होती हैं? इट इज़ अ टेक्निक बाय विच एनर्जी ऑफ सन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो एनर्जी होती है सन की उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इट इज़ यूज टू गिव द पावर टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पावर देने के काम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद है जनरेटर और डायनमो। डायनमो और जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा जनरेटर है और डायनमो जिसको हम बोलते हैं वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। व्हेन एनी पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज फास्टली मूव्ड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर। अगर हमने कोई परमानेंट मैग्नेट लिया है और उसका कोई भी पोल, चाहे उसका नॉर्थ पोल ले लो चाहे साउथ पोल ले लो, ठीक है, मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं ना, तो उसको हमने कहाँ मूव कराना है? फास्ट इनसाइड आउटसाइड किसी कॉइल ऑफ वायर के। ठीक है, द करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। तो क्या होता है कि जो करंट है वो कहाँ इंड्यूस हो जाता है? कॉइल में इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऐसा करने से अगर परमानेंट मैग्नेट को, है ना, फास्टली मूव किया जाए इनसाइड आउटसाइड अ कॉइल तो करंट जो है वहां पे इंड्यूस हो जाएगा। डायनमो कन्वर्ट्स द मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करंट मेजरिंग डिवाइसेस। अब करंट को मेजर करने के डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए। इट कैन मेजर करंट अप टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये 10⁻⁻6 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है। नोट है यहाँ पे, शंट इज अ लो रजिस्टर। शंट एक लो रजिस्टर है कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सर्किट। जो कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है किसी सर्किट के साथ। और डिवाइस दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। या फिर इसको ये बोल दो कि एक ऐसा डिवाइस है जो अमाउंट ऑफ करंट किसी सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करने के काम आता है। इट इज अ कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ये कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। Voltmeter is a device used to measure the potential difference between 2 points in a circuit. सर्किट के 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करना है तो वोल्टमीटर का यूज करेंगे। और इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल जो है वो कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है वो एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, चार्ज इज डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू। चार्ज जो है वो किसी बॉडी पे कैसे डेवलप किया जा सकता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या फिर ड्यू टू प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स या फिर बोथ ए एंड बी। तो चार्ज जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर वोल्टेज। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या होते हैं, जूल, एम्पियर, वॉट या फिर न्यूटन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से बताना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है वो कौन सा है, वुड, ग्लास, एबोनाइट या फिर ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैड कंडक्टर। अब इनमें से बैड कंडक्टर कौन सा नहीं होगा, 4 ऑप्शंस में से बैड कंडक्टर। यहाँ पे नोट जो है वो हमने जरूर पढ़ना है कि हमसे बैड कंडक्टर पूछा है या नोट बैड कंडक्टर पूछा है। ए है माइका, बी है आयरन, सी है वुड और डी है रबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा होगा आयरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन ऑप्शंस में से जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक सोर्स, रेडियो, बैटरी या फिर ड्राई सेल। तो इसका होगा हमारा रेडियो। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लाइम जूस, विनेगर, टैप वाटर या फिर वेजिटेबल ऑयल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज मेक्स वाटर। अगर स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज होंगी वाटर में तो पानी कैसा हो जाएगा, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल नॉट मेक द बल्ब ग्लो। अब इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिससे बल्ब ग्लो नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, शुगर सॉल्यूशन इन डाइल्यूटेड वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर। कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पुअर होते हैं। विच वन इज पुअर कंडक्टर? अब इनमें से जो एक पुअर है वो बताना है हमें। एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, एल्केन सॉल्यूशन या फिर डिस्टिल्ड वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, चूज द करेक्ट वन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है इसमें से हमें क्या बताना है, करेक्ट वन बताना है। रेन वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि रेन वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय। तो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा कि हमारा जो पावर होता है वो किसके इक्वल होता है, W/T के, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो इलेक्ट्रिक पावर के SI यूनिट क्या होंगे, वॉट, जूल, एम्पेयर या फिर नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक पावर के SI यूनिट होते हैं वॉट। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 किलोवाट इज इक्वल टू। अब जूल्स में बताना है 1 किलोवाट किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अर्दन्ड टू। जो हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको अर्दन क्यों करते हैं, अवॉइड शॉक, अवॉइड वेस्टेज, मेक द अप्लायंसेस लुक ब्यूटीफुल, रिड्यूस द बिल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अवॉइड शॉक। शॉक को अवॉइड करने के लिए, मतलब ये एक तरह से झटका जो लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे बचने के लिए। द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा एक तरह से पावर की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, हमने पढ़ा था ना पावर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अ फ्यूज वायर इज। फ्यूज वायर का क्या होता है, ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका हमने पढ़ा था कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अ फ्यूज should always be placed in the line wire of the main circuit, neutral wire of the main circuit, earth wire of the main circuit या फिर both line and neutral wire of the main circuit। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा हमारा कि फ्यूज को हम ऑलवेज प्लेस करते हैं इन लाइन वायर ऑफ द मेन सर्किट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है अ फ्यूज वायर कंसिस्ट्स हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस। तो ऊपर पूछा था हमसे मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिलेटेड पूछ लिया है। तो इसकी हाई रेजिस्टेंस होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और रेजिस्टेंस कैसी होती है, हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 20 इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ। किसका एलॉय होता है ये, टिन एंड लेड, जिंक एंड लेड, कॉपर एंड आयरन, कार्बन एंड टिन। तो 20th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, टिन एंड लेड का ये एलॉय होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा अ फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू। फ्यूज को क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, break the circuit when power goes off, indicate if the current is flowing uninterrupted, complete the circuit for flow of current। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, a fuse is used in an electric circuit to break the circuit when excess current flows through the circuit। क्वेश्चन नंबर 22 डैश इनसाइड द बल्ब। बल्ब के इनसाइड में क्या फिल किया जाता है, हाइड्रोजन, एयर या फिर नियोन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का होगा सी ऑप्शन, नियोन इज फिल्ड इनसाइड द बल्ब। क्वेश्चन नंबर 23 कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे बी अचीव्ड बाय यूजिंग। हमने हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे,
हाइड्रोमीटर का यूज करके, थर्मोकपल का, वोल्टमीटर का, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का होगा हम थर्मोकपल यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रिक आयरन किससे बना होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, कंस्टेंटन, या फिर नन ऑफ दीज। तो नाइक्रोम से बना होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू। इलेक्ट्रिक लैम्प जो है वो किस वजह से ग्लो करता है? फिजिकल इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका होगा सी ऑप्शन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Question number 26, an electric bulb contains a tiny wire inside the glass cover which is called। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द डिवाइस विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो हमारा डिवाइस होता है इसको क्या बोलते हैं? LED, MCB, LED, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा LED। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मटेरियल विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें अपने आप में से तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर, या फिर कंडक्टर। तो इनको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया किससे? थ्रू सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द सॉल्यूशन एक्सपीरियंसेस। तो सॉल्यूशन क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका होगा केमिकल इफेक्ट, सी ऑप्शन। व्हेन इलेक्ट्रिक current is passed through a conducting solution, there is a change of color of the solution। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से तो वहां पे कलर चेंज हो जाता है सॉल्यूशन का। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करेगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को। ठीक है। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? मेटल, सॉल्यूशन, अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इज अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, द सॉल्यूशन दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज। इन ऑप्शंस में से बताना है कि सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। प्योर वाटर, टैप वाटर एंड एसिड सॉल्यूशन, केरोसिन ऑयल, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका होगा टैप वाटर एंड एसिड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था और केमिकल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Which of the following is not an application of the chemical effect of an electric current। अब इसमें से बताना है कि कौन सी एप्लीकेशन नहीं होगी केमिकल इफेक्ट की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो होती है, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। तो सी ऑप्शन होगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इसकी एप्लीकेशन नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है? बल्ब, स्विच, सेल, या फिर कंडक्टिंग वायर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंडक्टिंग वायर। कंडीशंस फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर। अगर हमने अच्छी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो क्या कंडीशंस होंगी? हाई करंट डेंसिटी, लो टेम्परेचर, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका होगा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आयंस, या फिर इलेक्ट्रोड्स। तो इसका होगा हमारा आयंस। ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है
इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ आयंस। क्वेश्चन नंबर 38 है, शानूज अंकल हैज सेट अप एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री नियर हिज विलेज। शानू के अंकल ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री जो है वो सेटअप की है अपने विलेज के पास में। ही शुड डिपोज ऑफ दी वेस्ट ऑफ दी इलेक्ट्रिक आइटम्स। तो वो कहाँ करेगा? डिस्पोज, है ना, डिस्पोज करेगा वेस्ट आइटम्स को। कहाँ पे? in the nearby river, in the nearby pond, according to the disposal guidelines of the local authority, या फिर in the nearby cornfield। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा according to the disposal guidelines of the local authority। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, a device that converts chemical energy into electrical energy through chemical action। ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है थ्रू केमिकल एक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायनमो, जनरेटर, इलेक्ट्रिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, इन अ रिचार्जेबल सेल, अगर कोई रिचार्जेबल सेल है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सेल। तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, केमिकल या फिर काइनेटिक। तो इसमें होती है केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 41 है, डायनमो कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू डैश एनर्जी। ये तो इसकी डेफिनेशन ही है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जनरेटर और डायनमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which among these works on the principle of electromagnetic induction। तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है? इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, डायनमो या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका होगा सी ऑप्शन, डायनमो। क्वेश्चन नंबर 43, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? हीटिंग इफेक्ट से, केमिकल इफेक्ट से, मैग्नेटिक इफेक्ट से या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सब में से किया जा सकता है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 44, द मेजरिंग रेंज ऑफ करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज। गैल्वेनोमीटर जो है वो किस रेंज तक करंट को मेजर कर सकता है? ये कर सकता है अप टू 10⁻⁻⁶ एम्पेयर तक। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच डिवाइस इज कनेक्टेड इन द सीरीज इन सर्किट। हमने पढ़ा है ना कि सीरीज और जो हमारा पैरेलल है उसमें कौन से डिवाइस को हमने रखना होता है हमेशा। तो 45 में हमने पढ़ा था कि एमीटर को सीरीज में रखते हैं और 46 में हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, व्हेन द मेन स्विच ऑफ द होम इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट्स द। अगर हम मेन स्विच को ऑफ कर देंगे घर पे तो वो क्या डिस्कनेक्ट करता है? लाइव वायर ओनली, लाइव वायर एंड अर्थ वायर, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर एंड द न्यूट्रल वायर। तो क्वेश्चन नंबर 48 में होगा सी, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर को ये डिस्कनेक्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं? रजिस्टर से, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से या फिर एमीटर से। तो एमीटर से करेंगे। ठीक है। ऑन हीटिंग द मैग्नेट, मैग्नेट को हीट करने पे देयर इज नो इफेक्ट ऑन मैग्नेट, इट बिकम्स परमानेंट मैग्नेट, इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रॉयड। ऑन हीटिंग द मैग्नेट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रॉयड। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस वीडियो में हमने अपने चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया और उसके साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।